नमस्कार। देखिए, पॉलिटी में हम आपको भाग 3 बता रहे थे, जिसमें हमने आपको आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक ये जो समानता का अधिकार इसको बता दिया था। आइए अब आगे देखते हैं। भाग 3 में किसकी चर्चा है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये आपका टोटल से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है, ठीक है। इसमें हम आपको 14 से लेकर के 18 तक जो इसमें से 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, ठीक है। पहला जो है वो समानता का अधिकार है, वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। अब देखिए 19, ठीक है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? ये आपको कई प्रकार की आज़ादी देता है, ठीक है। आज़ादी का मतलब हो गया, ये एक तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें से कई प्रकार के जैसे किसी को झंडा दिखाना, ठीक है, जैसे मतलब ये अभिव्यक्त करता है, बोलता नहीं है, क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। राइट टू एक्सप्रेस अगर हम ऐसे कह दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? ये विक्ट्री का साइन है। ये अगर हम इतना कर दिए तो आप लोग जान गए कि ये विजयी हो गए, विक्ट्री का साइन है, ठीक है। अगर हमने ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये हम बोल नहीं रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत मारे जाओगे, ठीक है। तो ऐसे कई तरीके से अगर हमने आप ऐसे कर दिया, मतलब चलिए हमने ऐसे कर दिया आपको, मतलब खैनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके की अभिव्यक्त की कई तरीके की आज़ादी देता है, ठीक है। ये सिर्फ बोलने की नहीं, बस क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, ठीक है। तो इसमें पहला टाइप हो गया अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, अगर ध्यान से समझोगे तो यहीं पर याद हो जाएगा। अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है? एक तरीके से बोलने, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने का मतलब क्या? आप उसको अभिव्यक्त कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ बोलने की नहीं है, ठीक है। और इसमें जैसे किसी को काला झंडा दिखाते हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप उसका विरोध कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, नेता लोग आते रहते हैं ना गाँव वगैरह में, अगर जनता को वो नेता पसंद नहीं तो क्या करते हैं? उसको काले झंडे दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? वो कह नहीं रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब काले झंडे दिखाना मतलब उसका विरोध करना, यानी जनता उस नेता को पसंद नहीं करती, यानी नापसंद करती है। काले झंडे दिखाना, ठीक है। किसी का पुतला जलाना, ठीक है। मान लो कोई सांसद है, कोई नेता है, कोई खूंटा है, उसका आपने पुतला जला दिया, तो इससे क्या पता चल रहा है? कि वो जनता उसका विरोध कर रही है, ठीक है। पुतला जलाना, ठीक है। इसमें से प्रेस की भी कई सारी स्वतंत्रता होती है, ठीक है। प्रेस का हो गया, तो अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा जलाना, ठीक है, सॉरी झंडा लहराना, पुतला जलाना, प्रेस हो गया। एक होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी RTI, ठीक है। ये पहले नहीं था, ये 2005 में जोड़ा गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार। जैसे आपको कोई एक गोपनीय जानकारी हासिल करना है किसी सरकार के गवर्नमेंट फाइल से, तो आप अपने किसी वकील को रख करके आप RTI फाइल कर सकते हो, तो वहाँ की सारी जानकारी को आपको एक फ़ाइल के थ्रू दे दी जाएगी, आप उसको ले सकते हो। तो ये होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 कई प्रकार की आज़ादी देता है, जिसमें से पहला क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, जैसे बोलने की, झंडा लहराने की, पुतला जलाने की, ठीक है। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि आप सभा कर सकते हो, ठीक है। सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। सभा का मतलब क्या होगा? आप ग्रुप बना सकते हो कोई, ठीक है। कोई मतलब जैसे सपोज करो हम 2 4 10 लोग मिल करके कोई एक सभा कर रहे हैं, ठीक है, सम्मेलन कर रहे हैं, ठीक है। बट उसमें से हथियार नहीं होने चाहिए, ठीक है। हथियार मतलब हथियार, औजार, गोला बारूद, ये सब अलाउ इसमें नहीं है, ठीक है। अगर आपको हथियार लेकर के सभा करनी ही है तो आपको पहले पुलिस प्रशासन से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा आपका हो गया टाइप सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। सभा करते करते अगर आप सोचो कि हम रोज़ सभा करते हैं, हम कोई एक छोटा सा संगठन बना लें, तो आप संगठन भी बना सकते हो, ठीक है। संगठन मतलब एक पूरा ग्रुप बना सकते हो आप, ठीक है। समूह पूरा बना सकते हो। छोटे छोटे संगठन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई सारे ट्रस्ट चलते हैं, ठीक है। NGO हो गया, NGO तो बहुत एक लार्ज स्केल में हो गया, ठीक है। NGO कई तो सरकारें भी अपना काम NGO से कराती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप संगठन बना सकते हो, ठीक है। संगठन बनाने की आपको आज़ादी है, आपको किसी से पूछना नहीं है, ठीक है। आप 10-20 लोग
मिल करके एक कोई नाम रख दीजिए, ठीक है, और उसका संगठन बना लीजिए और अच्छे काम करिए, ठीक है। मतलब संगठन वो लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप संगठन बना लिए और उसमें से मतलब उसमें से लड़ाई दंगे वाला उसमें सब लोगों को सिखा रहे हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं। चौथा टाइप आपको आता है, आप भारत में चारों ओर घूम सकते हैं, भारत में चारों ओर भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। भ्रमण का मतलब होता है घूमना, ठीक है। चारों ओर क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। भारत में आपका मन है आपको दिल्ली में रहिए, आपका मन है आप बिहार में रहिए, आपका मन है आप यूपी में रहिए, केरला चले जाइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चले जाइए, लक्षद्वीप चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप अपने देश के अंदर घूम रहे हैं, अपने पैसे से घूम रहे हैं, ठीक है। तो आपको भारत में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, बशर्ते ये ध्यान रखना होगा अगर आप कहीं घूम रहे हो तो जो दूसरा पर्सन है उसके मूल अधिकार का मतलब उसके मूल अधिकार में आपके मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बशर्ते आपको इतना ध्यान रखना है कि दूसरे का मूल अधिकार आपके मूल अधिकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर उसका मूल अधिकार इफेक्टिव हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो आपको घूमने की चारों ओर ये जो घूम रहे हुए आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको रोक दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि अगर आपको घूमते घूमते अगर आप कहीं पर भारत में बसना चाहते हो, ठीक है, तो भारत में बसने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। मतलब बस सकते हो, आप रह सकते हो, ठीक है। आप कहीं पर भी मकान ले सकते हो, ठीक है। पहले तो अब तो आप जम्मू कश्मीर में भी मकान ले सकते हो, पहले आप जम्मू कश्मीर में मकान नहीं ले सकते थे। जब से धारा 370 हटी है तब से आप जम्मू कश्मीर भी एक सिंपल राज्य हो गया है, जैसे हमारे यूपी, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस तरीके से। तो घूम भी सकते हो आप, बस भी सकते हो, ठीक। बसने की। इसके बाद आपका आता है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, आप कहीं पर संपत्ति खरीद सकते हो, ठीक है, कहीं पर संपत्ति खरीद सकते हो, ये संपत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट आता है आपका व्यवसाय करने की। व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। आप कहीं पर बिजनेस कर सकते हो, कहीं पर आपका मन है आप रिक्शा खरीदिए, आपका मन है आप गाड़ी चलाइए, आपका मन है आप दुकान रखिए, आपका मन है कोई कंपनी खोलिए, कहीं पर किसी स्टेट में भी आप खोल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी हमको, इसमें से अभी क्या किया गया है कि एक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है, यानी वो अब मूल अधिकार हमारा नहीं रहा। ये जो संपत्ति का अधिकार है, अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होकर के एक कानूनी अधिकार बन गया है। रीजन समझिए इसके पीछे क्यों हो गया ये। देखो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार एक तो ये आर्टिकल 19 के ये जो पार्ट 6 में है ये संपत्ति का अधिकार है। एक आपको मिलेगा आर्टिकल 31 यानी आर्टिकल 31 में भी मिलेगा संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पर जो संपत्ति है वो खरीदी हुई संपत्ति है। कैसी है? खरीदी हुई संपत्ति है। और वहाँ जो आपको संपत्ति मिलेगी वो आपको खानदानी संपत्ति यानी वंशानुगत संपत्ति है। तो इन दोनों संपत्तियों को यहाँ से भी ख़त्म करके अभी जब आगे आपको बताऊंगा, और वहाँ आर्टिकल 31 से भी ख़त्म करके उसको हटा करके 300 के काम में भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जिससे आपको जनता या कोई सरकार या कोई नहीं छीन सकता है। केवल इसका रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। मूल अधिकार को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, मीन्स निलंबित किया जा सकता है, बट इनको रोका नहीं जा सकता है। ठीक, मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट। तो संपत्ति का जो अधिकार है ये अब कानूनी अधिकार हो चुका है। तो इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन देखो, मान लेते हैं आपके पास से कोई ज़मीन है और यहाँ से कोई सरकार अगर यहाँ से रेलवे लाइन ले जाना चाहती है, तो पहले क्या होता था कि यहाँ पर आपका कोई खेत पड़ गया और सरकार को यहाँ से रेलवे लाइन बिछाना है, तो जनता क्या करती थी कि ये खेत अपना नहीं देती थी, क्योंकि अगर इसका ज़बरदस्ती छीनेंगे तो वो मूल अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। वो संपत्ति के अधिकार को ये आर्टिकल 19 का यूज करके कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा कि क्यों परेशान कर रहे हैं, जब मूल अधिकार ये संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकार है तो आप उसकी ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं छीन सकते। उसका मन है दे, उसका मन है ना दे, तब तो बड़ी दिक्कत आती थी। तो पहले देश देखा जाना चाहिए, इसके बाद लोग। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर क्या होता था कि अब वो बोलता था कि आप इसको ऐसे घुमा लीजिए, ये मेरी ख़ानदानी संपत्ति है, हम इसको नहीं देंगे, ये हमने इसको खरीदी हुई है, ठीक है, ये हम इसको नहीं देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और इसको यहाँ से हटा दिया गया और ये क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब सरकार आपसे आपकी ज़मीन छीन सकती है, क्या कर सकती है, छीन सकती है, बदले में आपको मुआवजा दे सकती है। एक बिल पास हुआ था भूमि अधिग्रहण बिल, उसके आधार पर आपको मुआवजा दे देगी उसी के आधार पर। बट ये अब आप किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते हैं कि हम ज़मीन नहीं देंगे, ज़्यादा तूतियाँ करेंगे मार करके भेज देगी जेल। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये तो हट ही गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की, झंडा लहराने की, पुतला जलाने की, प्रेस और मीडिया की और आरटीआई की। सभा करने की स्वतंत्रता है, बट उसमें से हथियार नहीं होने चाहिए। आप संगठन बना सकते हो, भारत में चारों ओर घूम सकते हो। देखो एक ये सीरियल में दिया गया है, भारत में चारों ओर घूम जाओ, घूमते घूमते बस जाओ। बसने के लिए आपको बिजनेस करने की नीड पड़ेगी, तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 19। तो संपत्ति का अधिकार आपको पता चल गया कि कैसा अधिकार है, अब कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी, तो ज़मीन का जो रजिस्ट्री होता है वो आपके नाम पर क्या हो गई, रजिस्ट्री हो गई। तो रजिस्ट्री हो जाने से आपकी केवल ज़मीन अभी नहीं हो जाती है, 2 तरीके की होती है। पहले तो आपको ज़मीन रजिस्ट्री करानी पड़ेगी अपने नाम पर, यानी रजिस्टर फाइल होगा आपके नाम पर। इसके बाद में अभी भी टैक्स तो वही दे रहा है, कौन, जिसकी ज़मीन है। तो अभी केवल ज़मीन आपकी रजिस्ट्री हो जाने से आपकी केवल ज़मीन नहीं हो जाती है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि भारत के टैक्स डिपार्टमेंट में, मीन्स भारत के रेवेन्यू ऑफिस में जा करके आपको उसका नाम वहाँ से टैक्स से हटवाना होगा और अपना नाम डलवाना होगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है तो यहाँ से उसका नाम खारिज कराना पड़ेगा और अपना नाम यहाँ पर दाखिल कराना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं दाखिल खारिज। ये आपको बाद में होता है कि जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता तब तक आप ये मान के चलिए कि ज़मीन हमारे पूरे तरीके से हमारे कब्जे में नहीं आई है। तो दाखिल खारिज, इसको मोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटेशन बोलते हैं। तो ये रजिस्ट्री आपकी हो गई और यहाँ से जा करके आपको भारत के टैक्स डिपार्टमेंट में क्या करना होता है, एक फॉर्म भरना होता है। वहाँ पे ये बोलना होता है कि अब आप टैक्स हमसे लीजिए, तो वहाँ से उसका नाम खारिज करके अपना नाम वहाँ पे दाखिल कराना होता है। तो उसको मोटेशन बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा आपका आर्टिकल 19। अब देखिए आर्टिकल 20 में किसकी चर्चा है। देखिए आर्टिकल 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी आपको कोई दोषी नहीं करार दे सकता है। दोष सिद्धि से संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, बचने का उपाय। दोष सिद्धि से संरक्षण मीन्स प्रिवेंशन अगेंस्ट कन्विक्शन। कन्विक्ट मतलब अपराधी होता है, अपराधी से बचना। दोष सिद्धि से संरक्षण, इसमें 3 प्रकार के दोष सिद्धि से संरक्षण दी गई है। वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। पहला बताया गया है कि एक गलती की एक सज़ा होनी चाहिए। एक गलती की एक सज़ा। मान लीजिए आपने कोई गलती किया है और उसमें से आपने उसकी सज़ा को काट लिया है, आप जेल चले गए, सज़ा को आपकी पूरी सज़ा हो गई। फिर आप आकर के अपने गांव पे, अपने एरिया पे रहने के लिए आए और फिर आपसे किसी की तू मैं हो गई। तो अब कोई गांव वाला ये बोल दे यही है इसने हमको मारा था, तो अब इसको फिर जा कर के अंदर डाल दीजिए। तो अब वो उस सज़ा के हिसाब से अंदर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आई। यानी एक उसने गलती की, उसकी सज़ा वो काट चुका है, अब उसी के आधार पे उसको दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक गलती की एक सज़ा। अगर आपने गलती किया है तो एक गलती की एक सज़ा होनी चाहिए। एक गलती की एक सज़ा। समझ में बात आ गई।
ये आपको दोषी होने से बचा रहा है कि एक गलती करोगे तो एक सज़ा मिलेगी, दो गलती करोगे तो अलग अलग सज़ाएं मिलेंगी। सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से, सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से। मान लीजिए आपने कोई गलती किया है और उसमें से ये देखा जाएगा कि जब आपने गलती करी थी तब सज़ा का कानून क्या था, उस समय कानून क्या था, क्योंकि कानून हमारे बदलते रहते हैं। जहांगीर के शासनकाल में चोरी करने की सज़ा ये थी कि उसके नाक कान ये सब काट लिए जाते थे। तो ऐसा नहीं कि आज अगर कोई इंसान अगर चोरी करता है, आज अगर इंसान चोरी करता है तो उसको अमूमन सज़ा क्या मिलती है, या तो उसको इकोनॉमिक दंड उसको मिलता है, मतलब आर्थिक जुर्माना मिलता है, या फिर 1-2 साल की जेल मिलती है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि जहांगीर वाला ही कानून उठा करके उसके ऊपर थोप दें कि अरे साला तूने चोरी करी है, तेरे भी नाक कान सब पूरे काट ले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, एक गलती की एक सज़ा। सज़ा उस समय के कानून को नहीं देखना है, आज का कानून देखना है कि आज का कानून क्या कहता है, आज का नियम क्या है चोरी करने पर। आज का नियम ये है, जो भी है वो उस हिसाब से सज़ा आपको दी जाएगी। बात समझ में आई? सज़ा इस समय के कानून के हिसाब से। अब मान लीजिए कि जैसे आज आपने गलती करी, ठीक है, हालांकि इनके फैसले तो कई महीनों कई सालों बाद आते हैं। आज आपने गलती करी और आज का नियम ये है कि एक गलती पर एक सज़ा, और आज का जो नियम ये है कि अगर आज आप चोरी करते हो तो आपको 1 साल की जेल होगी। अब जा करके 5 महीने बाद सरकार संविधान में संशोधन करके सज़ा, ये जो चोरी का जो नियम है इसको बदल करके कोई अलग कर दे कि अब कोई चोरी करेगा तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो अब 5 महीने बाद ये नहीं होगा कि आपने चोरी किया था को उस हिसाब से सज़ा मिलेगी। सज़ा आपको इसी के हिसाब से मिलेगी कि जब आपने गलती करी थी उस समय नियम क्या था, उस समय चोरी का नियम क्या था, उस समय चोरी का कानून क्या था। तो पहले या बाद के हिसाब से नहीं, उसी हिसाब से, उस समय के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी। तीसरा ये कहता है कि आप क्या कर सकते हो, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, ठीक है। आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हो। खुद के विरुद्ध अगर आप गवाही दे दोगे तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगेगा। पुलिस को कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको पकड़ने को। सपोज करिए आपने कोई गलती करी और पुलिस वाला आपको आया और उठा करके बोल देगा कि लिख, मैं ही अपराधी हूँ, आपको लिखना पड़ जाएगा, और जा करके न्यायालय में दिखा देगा कि देखो साहब यही देखो, इसी ने देखो इसमें लिखा हुआ है कि हम ही अपराधी हैं। तो जज न्यायालय ये कहता है कि पुलिस वाले के सामने आपने क्या एक्सेप्ट किया, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सामने आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, हम ये जानना चाहते हैं। तो आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। ये देखो कितना अच्छा है, ये कितना सटीक तरीके से लिखा गया है। ये आपको दोषी सिद्ध होने से 3 तरीके से आपको बचा देता है। अगर ये ना रहता ना, अरे बाबा ज़िंदगी नरक बना देते ये लोग। तो एक गलती की एक सज़ा, सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी, और खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते आप। जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उस कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। मीन्स जब तक न्यायालय आपको दोषी करार न दे दे तब तक आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई? ये हो गया आर्टिकल 20। अब देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसको याद करते हुए चलिए, थोड़ा सा अगर दिमाग भी लगाएंगे ना तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ प्राण पर्सनल लिबर्टी दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या बोला गया है, आप अपनी जान नहीं ले सकते, आप दूसरों की जान नहीं ले सकते, आप किसी की जान नहीं ले सकते। कोई रहेगा, कोई जीव जंतु, किसी की भी, कोई पर्सन है अननेसेसरी या किसी कारणवश आप किसी की जान नहीं ले सकते। ये आपको आर्टिकल
21 है ये आपको रोकता है किसी की जान लेने से। इवन कि आप अपनी जान खुद नहीं ले सकते, आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हो, यानी आप किसी की प्राण नहीं ले सकते, आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हो। आत्महत्या, मान लीजिए आपने आत्महत्या की कोशिश की, मर गए तो कोई बात नहीं, इवन बच गए, अगर बच गए तब आएगी पूछेगा जज आत्महत्या की कोशिश कर रहा था तू, तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो आप क्या, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो। आप इन्वायरमेंट को गंदा नहीं कर सकते हो, यानी पर्यावरण को शुद्ध रखना पड़ेगा। आप प्रदूषण नहीं फैला सकते हो, प्रदूषण आप नहीं फैला सकते हो, पर्यावरण को आपको बचाना होगा। क्योंकि आपको पता है कि पर्यावरण में जैसे देखा होगा आपने कि कई सारे जो धुआं देने वाले जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसमें से सरकार क्या करती है, चालान कर देती है। जो बड़े बड़े कचरा वाहन जो हो जाते हैं, जैसे बड़े बड़े मतलब पता चला कि जा रहे हैं धड़ 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 धड़, मतलब कई सारे से धुआं फैला रहे हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और दम घुटने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जहरीली गैस होती है। तो इसीलिए क्या करना है कि अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो सरकार क्या कर देती है, आपका चालान कर देती है, यानी उसकी जो प्राण बचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, चालान किया जाता है। तो चालान में क्या होता है, थोड़ा बहुत रुपया लेता है, खुद ही ठंडे हो जाओगे, जब पैसा दोगे खुद ही ठंडे हो जाओगे, खुद ही आपको लगाने लग जाओगे। तो हेलमेट लगाना चाहिए आपको। क्यों लगाना चाहिए, ये आर्टिकल 21 आपको कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप किसी की जान नहीं ले सकते हो, अपनी जान खुद नहीं ले सकते हो, पर्यावरण को बचाना है, आप प्रदूषण नहीं फैला सकते हो, और आपका हेल्थ का जो ध्यान है वो सरकार रखेगी। आप अपना भी खुद आपका हेल्थ का ध्यान रखिए, और अगर नहीं रख पा रहे हो तो सरकार आपका हेल्थ का ध्यान रखेगी। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना आया, कोरोना पे सरकार ने पूरे देश में वैक्सीन लगवाई, किसी से एक भी पैसा लिया नहीं लिया ना। तो क्यों लगा रही है, क्योंकि आर्टिकल 21 को बाध्य कर रहा है वैक्सीन लगाने के लिए। बात समझ में आई, आर्टिकल 21 उसको बाध्य कर रहा है। मतलब आपका जो हेल्थ का है ध्यान है वो कौन सा रखेगा, सरकार ध्यान रखेगी। फ्री में सभी को वैक्सीन लगाई गई। तो ये हो गया। अब देखिए पर्सनल लिबर्टी। सपोज करो अगर आप एकांतवास में रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो। आपका मन हो गया कि अब हम इतनी झंझट से ऊब गए हैं, अब हम जा करके कहीं एकांत में रहते हैं, किसी जा करके बगीचे में रहते हैं, कहीं पहाड़ों में चले जाइए एकांत बिल्कुल से, आप रह सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप एकांत में जा करके, भाई आपकी पर्सनल लिबर्टी है वो, आपकी दैहिक स्वतंत्रता है, आप रहने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है एकांतवास में। अगर आपका मन है तो आप विदेश यात्रा कर सकते हो, विदेश यात्रा कर सकते हो। आपको किसी ने रोका है विदेश यात्रा करने पे, नहीं रोका है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही विदेश यात्रा करने लगते हैं, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, ये सब घूमते रहते। कई लोगों को घूमने बड़ा शौक होता है। तो आप चाहो तो विदेश यात्रा भी कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। प्राइवेसी, आपकी कोई निजता का अधिकार, ठीक है, आपकी कोई प्राइवेसी आपसे नहीं छीन सकता है। ये पहले नहीं था, 2017 में इसको जोड़ा गया है प्राइवेसी। यानी आपका कोई नाम जानना चाहे, अगर आप ना बताए तो ये इलीगल नहीं है, यानी ये लीगल है। आप उसको अगर अपना नाम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत बताइए। आपके बारे में कोई जानकारी नहीं हासिल कर सकता, आपको कोई पासवर्ड नहीं पूछ सकता है। ये अगर ऐसा करता है तो निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि ये उसका पर्सनल लिबर्टी है, आप नहीं पूछ सकते हो, नहीं छीन सकते हो। वो चाहेगा तो बता देगा, अगर वो नहीं चाहता है तो आप उसको बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। कोई आपसे पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछ सकता है, आप चाहो तो बता दो। तो निजता, इससे निजता के आधार का उल्लंघन होता है। इसके बाद इसमें से जोड़ा गया एडल्ट्री। एडल्ट्री यानी व्यभिचार। देखिए इसका मतलब क्या होता है, व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब ये हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मीन्स अगर कोई शादीशुदा पुरुष या कोई शादीशुदा महिला किसी दूसरे के साथ संबंध रखना चाहे, किसी दूसरे के साथ अफेयर रखना चाहे तो वो रख सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसमें से ये पहले इलीगल था, अब इसको लीगल कर दिया गया है। लीगल करने के लिए सरकार ने धारा 497 को हटा दिया, तो ये लीगल हो गया। देखो ये जो ये धारा है, धारा के आधार पर आपको सज़ा मिलती है, ये तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो ये धारा है, तो सरकार ने क्या किया है, धारा 497 हटा दिया है।
मीन्स इसका यही हुआ, पहले अगर कोई शादीशुदा कोई महिला है अगर किसी पुरुष से अफेयर रखती थी तो उसको व्यभिचारी बोला जाता था, कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन उसको बोला जाता था। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, अगर कोई ऐसा करना चाहे उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखो मैरिटल का मतलब तो पता है शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा आप और रखना चाहते हो, शादीशुदा होने के बावजूद आप एक्स्ट्रा अफेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आपको देता है, आपकी पर्सनल लिबर्टी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर बहुत अच्छे से समझाया है कि यहाँ पर एक डिवोर्स, तलाक होने का ये सबसे अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर दो लोगों के बीच में डिवोर्स कराना है तो हम इसके आधार पर डिवोर्स करा सकते हैं। मान लीजिए कोई डिवोर्स देना चाहता है तो कोई इसके पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए ना। ऐसा नहीं बोल सकता है कि तू ये नहीं कर पाती है, अरे डिवोर्स हो गया, तू झाड़ू नहीं लगा पाती है, डिवोर्स हो गया, तू खाना नहीं बना पाती है, डिवोर्स हो गया, तलाक 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 बोल दिया। अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर साबित हो गया कि उसके साथ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो सुप्रीम कोर्ट में आप ये तलाक के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यानी सुप्रीम कोर्ट एडल्ट्री के आधार पर तलाक आपका करवा सकती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर से देखो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत ध्यान से देखना, अगर अदरवाइज ये मिस हो जाएगा। आप किसी की जान नहीं ले सकते हो, अपनी जान नहीं ले सकते हो, प्रदूषण को बचाना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। एकांतवास में रहना चाहते हो, पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत क्या आता है, अगर आप एकांतवास में रहना चाहते हो तो रह सकते हो। विदेश यात्रा करने चाहते हो तो खूब करिए, अपने पैसों से करिए, आपको किसी ने मना नहीं किया है। निजता का अधिकार, प्राइवेसी आपकी कोई छीन नहीं सकता है। और एडल्ट्री के थ्रू आपको जैसा मैंने बताया कि आप एक्स्ट्रा, आज के ज़माने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप रख सकते हो, बट ध्यान रहे कि ये डिवोर्स का भी कारण बन सकता है। तो ये तो हो गया आर्टिकल 21। इसी में सरकार ने संशोधन करके 21 का जोड़ा। का देखो, ये जो ऐसे आपको मिलेंगे का, खा, गा, घा, इसका मतलब ये हो गया 21, ये तो आपका अनुच्छेद है, मेन अनुच्छेद। और मेन अनुच्छेद कितने, 395, इसमें से का, खा जोड़ करके बढ़ाया गया है। तो 395 से हम ज़्यादा नहीं रहेंगे, अगर से का, खा जोड़ देंगे तो वो तो 400 साढ़े 400 के ऊपर चले जाएंगे। तो आपको ध्यान यही देना है कि जो 21 का है, इसमें से ये का मतलब बाद में जोड़ा गया है, उसी के नीचे लिखा गया है संविधान में। जहाँ पर ये आर्टिकल 21 लिखा गया है उसी के बीच में स्पेस रहता है ना, उसी के बीच में 21 का जोड़ा गया है और उसमें लिखा गया है शिक्षा का अधिकार। क्या लिखा गया है, शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है, अब मूल अधिकार है। सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को शिक्षा देना होगा, आपको पढ़ना होगा। ये कैसा कर दिया गया है, शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बना दिया गया है। संविधान में संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2002 में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ये किया गया था। तो ये शिक्षा का अधिकार 21 का जोड़ा गया है, यानी भारत में शिक्षा को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि सभी को पढ़ना कितना जरूरी है, इसलिए पढ़िए शिक्षा का अधिकार। अब ये आपको ये 2002 में तो जोड़ा गया था और धीरे धीरे इसको लागू करते करते 2010 आ गया। अभी भी प्राइमरी जितने सारे पाठशालाएं होती, प्राइमरी जो विद्यालय होते उसमें देखिएगा उस समय तक एक दीवारों पे एक कार्टून बना होता था, एक पेंसिल होती थी, उसके नीचे एक लड़का, उसके ऊपर एक लड़का एक लड़की बैठे होते थे, नीचे लिखा रहता था सर्व शिक्षा अभियान, ऊपर रहता था शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान। तब आपको समझ में नहीं आता होगा, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्यों चलन। ये 2002 से लेकर के लागू तो अभी 2010 तक पूरी तरीके से हो गया है ये, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का आप कानूनी अधिकार बन चुका है, शिक्षा का अधिकार। तो ये कब 2010 तक ये पूरा लागू हो गया है। तो शिक्षा भी देना क्या है, मैंडेटरी है सभी को। 21 का अब देखिए आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 आपका कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। जो आपको 20 था वो 2 से सीधी से संरक्षण देता था, ये गिरफ्तारी से, आपको गिरफ्तार नहीं होने देगा, गिरफ्तारी से संरक्षण।
यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अगेंस्ट अरेस्ट, यानी ये आपको अरेस्ट होने से बचा देगा। कैसे बचा देगा ये देखिए। तो इसको दो टाइप से समझिए। एक है कि आपने अपराध कर दिया है अपराध के बाद, और एक है कि आपने अपराध नहीं किया है अपराध के पहले, अपराध के पहले। इसको बोलते हैं पुनिटिव। क्या बोलते हैं? पुनिटिव। इसको बोलते हैं निवारक निरोध, निवारक निरोध, यानी प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध, इसको बोलते हैं पुनिटिव। आपने अपराध कर दिया है, देखिए जब आपने किसी को मार दिया है यानी आप अपराध कर चुके हो, ये तब के लिए इसको दो टाइप से समझेंगे। और आपने अपराध नहीं किया है और उससे पहले से आपकी कभी भी गिरफ्तारी हो जाती है, ये तब के लिए। देखिए आप अगर जाओगे थाने पे और बोल दोगे कि साहब हमको ऐसा लगता है कि रमेश हमको मारने वाला है, तो क्या आपको गिरफ्तारी हो जाएगी? अरे इसके तहत तो नहीं होगी। अब भाई आपको ऐसे कैसे पता कि मारने वाला हो भी जाएगी? अगर आपको लग रहा है कि रमेश आपको मारने वाला है, रियल में मार देगा, तो अपराध से पहले ही क्या कर लेगी? पुलिस को गिरफ्तार कर लेगी। तो यहाँ पर जब आपने अपराध कर दिया है तो पुलिस आपके पास आएगी और आपको क्या करेगी? वारंट दिखाएगी, ठीक है, कारण बताना होगा। आएगी, आपको देखेगी कि देखो हम आपको इस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं, ये आपका वारंट है। तो आपके ऊपर एफआईआर लिखी जाएगी उस समय, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। बात समझ में आई? तो अपराध होने के बाद पुलिस पकड़ने से पहले आपको वारंट दिखाएगी, कारण बताएगी कि आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ये छोटे मोटे में कारण नहीं बताती है, ये जो थोड़ा सा बड़े अपराध होते हैं उसमें से एक कारण उनको दिखाना होता है। और ज़्यादा अगर बड़े अपराध होते हैं तो तुरंत उठा लेकर के चली जाएगी, कुछ भी नहीं बताएगी। तो अपराध होने के बाद आपको कारण बताएगी। और इसके बाद में पुलिस के सामने एक समस्या होती है कि उसको 24 घंटे के अंदर जज के सामने सशरीर प्रस्तुत करना है। सशरीर का मतलब 24 घंटे में जज के सामने पुलिस को आपको ले जाना होगा। फिर से सुनिए, 24 घंटे में पुलिस आपको जज के सामने प्रस्तुत करेगी, फिजिकली प्रस्तुत करेगी, जिसमें से यात्रा का समय और छुट्टी का समय नहीं जोड़ा जाएगा। सपोज करो आपको पुलिस ने उठाया है, शनिवार को उठाया है, तो संडे का दिन उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। आपको अगले दिन मंडे को उसको जा करके जज के सामने प्रस्तुत कर सकती है। और जितना समय यात्रा में जितना समय लगेगा, मान लेते हैं उसने आपको मंडे को उठाया है, मंडे को सुबह 10 बजे उठाया है, अब उसके पास अगले दिन 10 बजे तक टाइम है जज के पास जाने का। तो वो अगर अगले दिन भी 10 बजे अगर ही चलती है, अपने थाने से जा करके जज के पास जाती है, बोल देगी कि यात्रा में इतना समय लग गया, दिखा देगी वहाँ पर। तो ये यात्रा का समय और अवकाश का दिन इसमें से नहीं जोड़ा जाता है। और तीसरा है, आप अपने पसंद का वकील रख सकते हो, एडवोकेट। आप अपने पसंद का वकील रख सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार भी आपको वकील रखने की इजाज़त देती है, यानी आपको एक वकील सरकार देती है। अमूमन सरकारी वकील, देखो उनको क्या होता है, जो सरकारी वकील होते हैं उनको पैसा कौन दे रहा है? सरकार। केस किसका लड़ेंगे? तुम्हारा। तो बेसिकली वो केस वो लोग हार ही जाते हैं, क्योंकि जज के सामने आप नहीं बोलोगे, आपका वकील बोलेगा। जो दूसरे पक्ष का होगा वो भी उसका भी वकील ही बोलेगा, क्योंकि वकील को पता है कि कैसे नियम कानून न्यायालय के अंदर चलते हैं, आपको नहीं पता है। तो आपको वकील रखना ही पड़ेगा, आप खुद बहस नहीं कर सकते वहाँ पर। तो आपको या तो अपने खुद का पसंद का वकील रख लो प्राइवेट, या फिर अगर आपके पास पैसा, चूँकि प्राइवेट वाले बहुत पैसा लेते हैं, ये प्राइवेट अगर आपके पास रखने की हिम्मत नहीं है तो सरकार आपको एक वकील मुहैया कराएगी। तो सरकार क्या करेगी? आपको एक वकील मुहैया कराएगी और इसके बाद में वो आपका वो जो सरकारी वकील है वो आपका केस लड़ेगा। तो ये तो हो गया कि अपराध के बाद आपको गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे मिलेगा। तो आपको पुलिस आपका वारंट दिखाएगी, कारण बताएगी, 24 घंटे में उसके पास मजबूरी है ले जाना, और इसके बाद आप अपने पसंद का वकील भी रख सकते हो।
अगर आपने अपराध नहीं किया है तब आपको जो यहाँ पर है तो आपको पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती है मैक्सिमम 3 मंथ। मैक्सिमम कितने? 3 मंथ। अगर भारत सरकार की एडवाइजरी कमेटी ने ये अगर जारी कर दिया कि इसको और ज़्यादा रखना है तो ये बढ़ा करके कितना भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है, 8 मंथ भी आपको थाने पे, जेल पे रख सकती है। तो बेसिकली ये जेल पे यहाँ पे नहीं रखा जाता है, इसको एक तरीके से हाउस अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पर कैदी को किसी रेस्टोरेंट में, होटल में या किसी एक मतलब अच्छे से कमरे पे रखा जाता है। इसमें से जेल, या फिर अगर ज़्यादा रहेगा तो जेल में भी रखा जाता है, बट यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको। यहाँ पर किसी तरीके का, आप एक तरीके से समझो कि हम बिल्कुल घर में रहते हैं, आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, नज़र बंद कर दिया जाएगा। आप अपने घर के अंदर हो, उन्हीं लोगों से मिलिए, उन्हीं लोगों से बातचीत करिए, उन्हीं लोगों के पास बोलिए, बताइए, बैठिए, सब कुछ करिए, अच्छा खाना खाइए। बट इसमें तो आपको, यहाँ पे जाओगे तो इसमें से खाना आपको जेल वाला मिलेगा, यहाँ आपको बिल्कुल घर तरीके से बिल्कुल माहौल किया जाएगा। यानी इससे ये पता चलता है कि आप कितने खतरनाक हैं। आपको अगर हाउस अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो आप कितना दंगे आप फैला सकते हैं। आप इस तरीके से, आपने देखा होगा जब जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाई जा रही थी तो वहाँ पर जो बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे, जैसे महबूबा मुफ्ती हो गया और ये फ़ारूक अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला, तो इन लोगों को ये पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। और यकीनन मानिए अगर इनको हाउस अरेस्ट अगर ना किया जाता वहाँ पर तो उन लोगों को तो आज कश्मीर की शक्ल ही कुछ अलग ही होती। तो यहाँ पर उन लोगों को हाउस अरेस्ट करके, यानी उनको उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया गया और सभी नेट कनेक्शन काट दिए गए, तब जा कर के ये सारे काम हो सके। तो पुलिस को ये लगता है कि इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये जनता के बीच में ऐसे भड़काऊ भाषण देगा, यानी वो गिल्टी नहीं थे, वो अपराधी नहीं थे, बट उनके भाषण इस तरीके से थे कि अगर वो लोगों के सामने अगर बोल दिए जाते तो जनता क्या जाती, भड़क जाती, दंगे फसाद होना चालू हो जाते। तो सरकार ने क्या किया, पुलिस को आदेश दिया कि इसको क्या कर लीजिए, इन लोगों को हाउस अरेस्ट करिए। ये मिनिमम तो 3 महीने का ही होता है और बढ़ा करके 6, 7, 8 कितने भी महीने का ये हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें से अब क्या होगा, इसमें से जब आपको पुलिस पकड़ने आएगी तो इसमें से कोई आपको वारंट नहीं दिखाएगी, कोई दलील नहीं सुनेगी, कोई अपील नहीं सुनेगी, और इसी आधार पर आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी और आपको हाउस अरेस्ट कर लेगी। यानी पुलिस ये देखती, जैसे सपोज कोई एक सभा हो रही है, उसमें से सभा का लीडर कौन है जो उसका नेतृत्व कर रहा है, उसको उठा लेगी तो बाकी जो जनता है वो तो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। तो ये ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। अब ध्यान से देखिए, इसमें से आपको वारंट नहीं दिखाना है, बिना अपील, बिना दलील और बिना आपको कोई वारंट आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ध्यान दीजिए, आपको याद होगा यही 1919 में यही नियम अंग्रेज लेकर के आए थे, सर सिडनी रॉलेट लेकर के आए थे, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट कहा गया। उसमें भी यही था कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो आपको ये लग रहा होगा कि रॉलेट एक्ट आज भी हमारे यहाँ है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये रॉलेट एक्ट की समान ही है। आप खुद ही अगर ध्यान से देखो, अगर ये ना रहता ना तो आज देश की शक्ल ही कुछ ऐसी हो जाए कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जैसे मैंने आपको जम्मू कश्मीर का एग्जांपल दिया, अगर उनको हाउस अरेस्ट न किया जाता तो 370 धारा वहाँ से ना हट पाती। उन लोगों के भाषण बड़े ही भड़काऊ भाषण थे। कई सारे निवारक निरोध आए, जैसे आपका पहला लगा था ये PDA, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये 1950 में लाया गया। ठीक है, यही जो अभी मैंने आपको बता दिया था कि ये रॉलेट एक्ट के समान था, और आपको बिना अपील, बिना दलील आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और ये 3 महीने तक तो आपको मिनिमम रख ही सकती है। और 3 महीने से एडवाइजरी कमेटी ने अगर ये जारी कर दिया कि ये अगर 3 महीने तक इसको छोड़ देंगे तो ये तो फिर भी जा करके दंगे फैलाएगा, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम भी बढ़ा सकती है। ठीक है, तो यही था। इसके बाद आपका आया मीसा, 1971 में आया था। ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा था, इसीलिए इसको 1978 में ख़त्म कर दिया गया। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके बाद आपका आया ये रासुका, जिसको बोलते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ये बोलते हैं रासुका, ये आज भी लागू है। रासुका, इसको शॉर्ट फॉर्म में रासुका बोलते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है।
बहुत ही खतरनाक है। इसके अगर ये किसी के ऊपर लग जाता है तो पुलिस उसका इनकाउंटर भी कर देती है, ठीक है। तो रासुका। इसके बाद आपका आया था टाडा, यानी टेररिस्ट ऑफ डिसरप्टिव एक्ट, ठीक है। टाडा ये आतंकवादियों पे लगाया जाता था। ये 1985 में आया था और इसको बाद में 1995 में इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। क्या था? टाडा। इसके बाद आपका था पोटा। क्या था? पोटा, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसे 2001 में लाया गया और इसका भी, ये भी आतंकवादियों पे लगता था, तो इसका भी मतलब इसको भी 2007 में इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो अभी आज के ज़माने में भी, ठीक है। अभी हाँ, एक और है आसफा, यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। पावर एक्ट ये बेसिकली पूर्वांचल राज्यों में लागू है, ठीक है। इसके तहत क्या है कि पुलिस या मतलब जो भी इसके तहत सेना रहती है, ये सेना में यहाँ पे जो सेना के जो जवान होते हैं वो बिना अपील बिना दलील, वही वाली कहानी हो गई। ये तुरंत आपको क्या कर सकते हैं, तुरंत आपको देखते ही इसमें गोली मार देने के आदेश हैं, ठीक है। ये भारत के जहाँ पे अशांत एरिया है, जहाँ पे बहुत ही मतलब शांति नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, नागालैंड, ये जो पूर्वांचल एरिया है भारत का, ये वहाँ पर लागू है आसफा, ठीक है। ये आज भी लागू है, ठीक। तो आपने इसको समझा क्या क्या? एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो ये कई सारे निवारक निरोध थे, ठीक है। पहला जैसे आपका था पीडीए, ये 1950 में आया था, ठीक है। इसके बाद आपका था मीसा, ठीक है, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे 1971 में लाया गया और 1980 में क्या किया गया, इसे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद आपका आया था रासुका आया था, NSA, ठीक है। इसे 1980 में इसको भी लाया गया था, ठीक है, और ये आज भी लागू है। इसके बाद आया टाडा, इसे 1985 में लाया गया और 1995 में इसे क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद आया आपका पोटा, ठीक है। इसको भी 2001 में ला करके 2007 में क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये कई सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैं, ठीक है, और ये इस समय तक लागू हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मिसयूज क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा मिसयूज मीसा और सबसे ज़्यादा भयंकर जो आज भी लागू है, सबसे ज़्यादा यूज NSA, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे ज़्यादा मिसयूज मीसा और यूज NSA, ठीक है। ये तो बाकी तो सब खत्म ही हो गए, सब नॉर्मल चीज़ें। तो ये चीज़ आप समझे यहाँ पर, गिरफ्तारी से संरक्षण। तो हमने आपको आर्टिकल 19, 20, 21, यहाँ पर 21 का नहीं लिखेंगे, और 22, ठीक है, ये हमने बता दिए 19 से लेकर के 20 तक। यानी ये देखो, ये बोलने की आज़ादी देता है, ठीक है, और ये हमारे क्या देता है, दोष सिद्धि से हमको बचाता है। यानी हमको क्या देता है, आज़ादी देता है ये, ठीक है। ये दोष सिद्धि से हमको बचाता है, हमको आज़ादी देता है। और ये जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी ये हमारी जान बचाता है, ठीक है। और 22 ये हमको गिरफ्तार होने से बचाता है। तो ये एक तरीके का हमको आज़ादी देता है, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का यानी राइट टू फ्रीडम, अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। बात समझ में आई? तो ये हो गया दूसरा टाइप। पहला आपका मैंने आपको बताया था समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। और इसके बाद ये दूसरा आया स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। तो ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। तो अब हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो था, ये था आपका आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक। 12 में तो आपको मूल अधिकार की डेफिनेशन थी, 13 में था अल्पीकरण,
और 12, 13, 14 से 18 ये हो गया, 19 से 22 ये हो गया। ठीक है, अब बताएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 2 में है, केवल आर्टिकल 2 में है, 23 और 24। ठीक है, ये आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक ये जो मैंने आपको बताया ना, इसको रिवीजन करिए, इसको पढ़िए और इसको याद करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।